आदमी जिसका नाम राहुल गांधी है ये पागल हो चुका है। निश्चित रूप से वो वही है। संविधान जो हाथ में लेके यूं यूं करते हैं उसमें स्टेट का मीनिंग क्या है ये तक नहीं पता। ये कैसे हिलेरी क्लिंटन को पता था कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया बनने वाले थे? सद्दाम हुसैन से तेल के कूपन कांग्रेस पार्टी ने लिए। ऐलान उमर से लेकर जॉर्ज सोरेस तक भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे तो होंगे। उमर अब्दुल्ला कहते हैं सिर्फ हारने पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। उन्होंने प्रशंसा भी की। शरद पवार ने संघ की प्रशंसा की है। इंडियन स्टेट जैसा बयान आएगा तो सवाल पूछा जाएगा। मगर इन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि उन्होंने कोई बात ही नहीं की और भगत सिंह के लिए टेररिस्ट वर्ड लिखा है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। देश में भी चीफ तब तक 1958 तक एडमिरल स्टीफन कॉनवॉय क्या आजादी है साहब। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एक और मज़ेदार डिबेट पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी जी को मंदबुद्धि कहा जाता है, लेकिन वह समय समय पर अपनी इस बात को साबित भी करते हैं। वह विदेश में जाकर सिखों के लिए अपमानजनक टिप्पणी करना हो या भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहना हो, लेकिन कल जिस प्रकार से उन्होंने एक सम्मेलन में भारतीय स्टेट के खिलाफ जंग छेड़ने की बात कही है, उससे राजनीति में एक नया भूचाल आ गया है। दोस्तों, राहुल गांधी जी ने यह बात अपने अल्प ज्ञान के कारण ही कही है। साथ ही साथ उन्होंने यह फिर से साबित कर दिया है कि वह देश विरोधी ताकतों के साथ किस तरह हाथ से हाथ बांधे हुए चले जा रहे हैं। दोस्तों, इस मुद्दे पर सुधांशु त्रिवेदी जी ने राहुल गांधी के चमचों को अच्छे से धो डाला है। दोस्तों, डिबेट में अंत तक बने रहिए क्योंकि डिबेट बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत। चलिए शुरू करते हैं। राहुल गांधी ने कहा हमारी लड़ाई, हमारी जंग सिर्फ बीजेपी और संघ के खिलाफ नहीं है बल्कि इंडियन स्टेट से भी है। क्या बोला तूने? ये आदमी जिसका नाम राहुल गांधी है ये पागल हो चुका है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अफजल गुरु और इनमें कोई अंतर नहीं बचा। आर्टिकल में दिया है लेकिन आपने बचा लिया, आपने आर्टिकल 12 एक्सप्लेन कर दिया और बचा लिया। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। यह नेता प्रतिपक्ष होने के बाद भी राहुल गांधी जी के बारे में जो संज्ञा प्रचलित थी, जिस शब्द का प्रयोग अब नहीं होता है, मानसिक रूप से वो वही है। मैं पप्पू हूं, मैं पप्पू हूं, मैं पप्पू हूं। मजा आया। भारत के संविधान के अनुसार सरकार केंद्र भी है, राज्य भी है। बताइए, आदमी अपनी सरकारों के खिलाफ लड़ने को तैयार है। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। यही नहीं, अभी और सुनिए। जाके संविधान जो हाथ में लेके यूं यूं करते हैं उसमें स्टेट का मीनिंग क्या है ये तक नहीं पता। नटवर सिंह इनके फॉरेन मिनिस्टर रहे। उनकी किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ में लिखा है, सबसे बड़ी चिंता की बात यह थी कि अमेरिका का बहुत गहरा प्रभाव मनमोहन सिंह की सरकार में था। तुम्हें शर्म है कुछ? और उसके बाद वो लिखते हैं कि इतना गहरा प्रभाव था कि अमेरिका नहीं चाहता था कि वो फॉरेन मिनिस्टर रहे, इसलिए वो हटाए गए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। विकीलीक्स के बिल में, मैं ये नहीं कहता हूं जो कुछ लिखा वो सच है, मगर आज तक कांग्रेस ने खंडन नहीं किया है। हिलेरी क्लिंटन ने कैसे कहा कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया बनने वाले थे फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर? ये प्रणब मुखर्जी कैसे बन गए? ये कैसे हिलेरी क्लिंटन को पता था कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया बनने वाले थे? इसलिए कह रहा हूं। और राहुल गांधी बकौल विकीलीक्स, जिसके लिए आज तक खंडन नहीं किया है, जिसमें उन्होंने बहुत साफ साफ ये कहा था यूएस डिप्लोमैट से कि साहब भारत में लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना हिंदू फंडामेंटलिज्म खतरा है। और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को ना ध्यान हो तो मैं याद दिलाना चाहता हूं इंडियन स्टेट पे किस किस का प्रभाव था। वोल्कर रिपोर्ट याद है? सद्दाम हुसैन से तेल के कूपन कांग्रेस पार्टी ने लिए, जिसके लिए आपके फॉरेन मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा। अभी और सुनिए। मैग्नाना एल्बर्टस की किताब स्टेट विद इन स्टेट, यूरी बेजमेनेव के संस्मरण पढ़िए। मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 इसलिए उसमें इंडिया का वर्णन है। अरे पूरी स्टेट कांग्रेस के जमाने में कब्जे में थी। मित्रोकिन्स आर्काइव में यह तक लिखा हुआ, कांग्रेस पार्टी को पैसे आते थे। उन्होंने कहा उस जमाने में इनके 70 के दशक में जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट सब इनके कंट्रोल में थी। इन्हें जाके मुकदमे दर्ज करने चाहिए। बेगैरत, बेशरम, बेहया, शर्म आना चाहिए, तुमको डूब मरना चाहिए। मगर अतुल साहब बहुत सोच समझ के बोलिएगा, उन्होंने लेटर्स की कॉपियां तक कोट कर रखी हुई हैं। कहाँ कह रही हो? लंदन के संडे गार्डियन ने अपने एडिटोरियल में 18 मई 2014 को लिखा, उन्होंने कहा ब्रिटिश उपनिवेशवादी मानसिकता के विरासत के लोगों का शासन रहा और पहली बार एक ऐसा शासन के हाथ में एब्सोल्यूट सत्ता आई। अटल जी के टाइम में एब्सोल्यूट सत्ता नहीं थी, जिसके ऊपर कोई ब्रिटिश फॉरेन इन्फ्लुएंस नहीं है। ऐलान उमर से लेके जॉर्ज सोरेस तक भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे तो होंगे। तो दिल की आरजू लबों पे एक लफ्ज के टुकड़े के रूप में आ गई। इसमें बेटे को
विलायत भेज रहे हैं पढ़ने के लिए अपना डकैत किस किस पर हमले की बात वो कर रहे हैं और क्या बोलते बोलते गलत शब्द निकल गया उनके मुंह से। हम लोगों का बात के ऊपर में एकदम बिलीव नहीं करना, एकदम बोलते खुश है करते खुश है। कोई भी स्टेट है उसको स्मॉल एस में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की पूरे विमर्श में स्टेट इज राज्य इज राज्य, पूरा देश, नेशन स्टेट की इसमें हुआ है, तो हमने उसको कैपिटल एस और स्मॉल एस में भी डिफाइन किया। अरे कहना क्या चाहते हो? कोई सेंस है इस बात की? राहुल गांधी कहते हैं कि चुनाव आयोग को खुद को पाक साफ करने की जरूरत है। आप ही की पार्टी के कई नेताओं ने कहा बीजेपी की जीत नहीं हुई, मशीन ईवीएम की जीत हुई है। उमर अब्दुल्ला कहते हैं सिर्फ हारने पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। उन्होंने प्रशंसा भी की कि जम्मू कश्मीर में किसी बूथ पर धांधली नहीं हुई, सबसे अच्छा फेयर एंड बेस्ट इलेक्शन अभी तक हुआ है। अभिषेक बैनर्जी कहते हैं मुझे नहीं लगता ईवीएम में हेरफेर के आरोपों में कोई दम है। टीएमसी ये सब आपके साथी हैं। उसके बाद से अगला बयान सुना दीजिए सुप्रिया सुले का। सुप्रिया सुले ये कहती हैं शरद पवार ने संघ की तारीफ की। सुप्रिया सुले ने कहा था मैं 4 बार ईवीएम से चुनी गई हूं, तो कैसे कह दूं कि मशीन गलत है। रुको जरा, अब संघ पर आइए। राहुल गांधी का बयान आरएसएस फांसीवादी है, हमारी लड़ाई है। शरद पवार ने संघ की प्रशंसा की है। अब आप आ जाइए एजेंसीज, अडानी के मसले पर। डिंपल यादव कहती हैं हम ना सोरोस के मुद्दे के साथ हैं ना अडानी के मुद्दे पर हैं साथ में। गजब बेइज्जती है। अब आ जाइए आप सीधा विपक्ष पर। न्यायपालिका का जो काम है, जांच एजेंसियों का सिर्फ एक काम है, विपक्षी नेताओं को जेल भेजो। कांग्रेस करती है दिल्ली में शराब घोटाले के खुलासे का दावा, आप करते हैं। उसी मुद्दे में जब वो जेल जाते हैं तो आप कहते हैं एजेंसी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अब आप उसी मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को घेर भी रहे हैं। तो ये कैसे होगा सर कि आप इधर भी स्टैंड ले उधर भी स्टैंड ले? अबे साले बंद करो हाथ जोड़। आलोचक भी हैं, आप ही उस संस्था के प्रशंसक भी हैं। हम लोगों का बात के ऊपर में एकदम बिलीव नहीं करना, एकदम बोलते खुश है करते खुश है। फाइटिंग अगेंस्ट द इंडियन स्टेट जैसा बयान आएगा तो सवाल पूछा जाएगा। बात तो सही है। जब जॉर्ज सोरस और इलहान उमर जैसे लोगों के साथ मिलेंगे, जब देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों का संकल्प लेंगे, जब इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म वालों के साथ खड़े होंगे, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व के लिए अमेरिका में कॉन्फ्रेंस करने वालों के साथ पड़े रहेंगे, तो ऐसी बुद्धि भ्रमित होगी। और क्या बोला? मैं पप्पू हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। इरविन ने अपने मेमोयर्स में लिखा है कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जब कांग्रेस का डेलीगेशन आएगा तो मुझसे सबसे पहली बात वो करेगा कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी क्यों दी जा रही है। मगर इरविन ने आश्चर्य व्यक्त किया कि उन्होंने कोई बात ही नहीं की। और उसके बाद छोड़िए, क्या भगत सिंह जी के अंतिम सभा में कोई कांग्रेस का नेता गया? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। कराची स्टेशन पे उनके ऊपर अटैक तक हुआ क्योंकि भगत सिंह की फांसी का विरोध नहीं किया था। मेरे भाई, बहुत आसान नहीं। अंबेडकर जी के साथ क्या किया सबको बता चुके हैं। और आपके लोगों ने वो किताबें लिखी है लेफ्टिस्टों ने, जिन्होंने भगत सिंह के लिए टेररिस्ट वर्ड लिखा है। बंद कर। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। देश के साथ, देश की स्वतंत्रता के साथ, देश की अस्मिता के साथ कांग्रेस ने क्या किया है वो सबको पता है भली बात ही। और मैं ये भी बात बताना चाहता हूं, 15 अगस्त 47 को इस देश को आजादी मिली तो माउंटबेटन ने क्यों शपथ दिलवाई भाई? कोई दुनिया में दूसरा ऐसा उदाहरण है? देश आजाद हुआ और गुलाम देश का वाइसरॉय शपथ दिलवा रहा है। भारत की आर्मी का चीफ कब तक अंग्रेज रहा? 1949 तक जनरल फ्रांसिस रॉय बुचर। उसके बाद भारत का एयर चीफ कब तक रहा? 1954 तक एयर चीफ मार्शल गेराल्ड गिब्स। उसके बाद भारत का नेवी चीफ कब तक रहा? 1958 तक एडमिरल स्टीफन कार्लाइल। क्या आजादी है साहब। और 1968 तक मूर्ति रही किंग जॉर्ज की। 1973 तक अमर जवान ज्योति नहीं बनी थी और सारे केवल इंडिया गेट पर उन सैनिकों के नाम लिखे उन्होंने ब्रिटिश राज के लिए किया। रहे हमने बनाया साहब। 1997 तक भारत का जो बजट आता था शाम 5 बजे क्यों प्रस्तुत होता था? क्योंकि अंग्रेजों के जमाने से 11:30 बजे होता था। अंग्रेज लंदन में 11:30 बजे होते थे तो दिल्ली में 5 बजे होता था साहब। इसीलिए बिल्कुल संघ का गुलामी की मानसिकता से निकलने में 3 पीढ़ियां लगी हैं। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? भाई साहब, मैंने इतने फैक्ट बताए अतुल पाटिल साहब, आप कोई फैक्ट विद रेफरेंस नहीं कोट करते। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, आशा करता हूँ कि डिबेट वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसी मज़ेदार वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।